बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर मैगज़ीन और मैं हूँ नाज़िश खटक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में ढोंग इलेक्शन का जो दौर चल रहा है उस पर। वहाँ पर 10 लाख से ज़ायद अफवाज का कब्ज़ा है और उनके कब्ज़े के और उनकी मौजूदगी में ये इलेक्शन एक हसीन वादी को एक जेल का मंजर पेश कर रही है। नाजरीन, नाम नहाद जमहूरियत का दावा करने वाली बीजेपी पार्टी और मोदी सरकार वहाँ पर हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में कैद किए हुए हैं। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी जेलों में कैद हैं, उनकी जायदादें जब्त की गई हैं। ऐसे में इलेक्शन करवाना किस अहमियत की हामिल हो सकते हैं? नाजरीन, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं ये 10 साल बाद हो रहे हैं और इसकी काफ़ी तैयारी की गई है। 2019 में आर्टिकल 35A और 370 के ख़ात्मे के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो आईनी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया और वहाँ पर नॉन कश्मीरीज़ को शहरियत दी गई। तकरीबन 42 लाख के करीब वहाँ पे नॉन कश्मीरी को मुकीम किया गया, उनको वहाँ के डोमिसाइल्स दिए गए, उनको प्रॉपर्टी में ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त दी गई और उनको वोटिंग का भी इख्तियार दिया गया। इसका मकसद ही महज शायद यही था कि वो खौफज़दा थे और वो पूरी प्लानिंग के साथ इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जिसमें वो चाहते थे कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय अक्सरियत दिखा सके। इन सब पे हम बात करेंगे, साथ हम ये भी बात करेंगे कि इन इंतखाबात से बनने वाली असम्बली का वजूद जो है वो क्या मायने रखता होगा। इस असम्बली के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, कोई आईनी इख्तियार नहीं होगा। जिस असम्बली के पास कोई इख्तियार नहीं होगा वो वहाँ 370 दोबारा जारी कैसे कर सकते हैं? महज ये भी एक ढोंग है, एक दानली की जा रही है, दुनिया की आंखों में सिर्फ एक धूल झोंका जा रहा है, लेकिन वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं इसी पर हम बात करेंगे। मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। पहले हमारे पास तशरीफ़ फरमा है ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है, सीनियर सहाफ़ी हैं। साथ ही सैयद गुलशन अहमद साहब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा है। ज़ुबैर हुसैन साहब ने हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन किया है और फरजाना याकूब साबिक वज़ीर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है। रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों की मौजूदगी से जम्मू और कश्मीर कुर्राए अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा फौजी इलाका बन चुका है। बंदूक की नोक पर 18 सितंबर को नाम नेहाद इंतखाबात के पहले मरहले में 24 नशिस्तों, जबकि 25 सितंबर को दूसरे मरहले के दौरान राजौरी, पूंछ, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल इजला में 26 नशिस्तों के लिए फ्रॉड पोलिंग कराई गई। दूसरे मरहले की इंतखाबी फहरिस्तों में 25,78,000 से जायद वोटर्स थे, जिन्हें घरों से निकालने के लिए हिरासा किया गया। लेकिन कश्मीरियों की लाताल्लुकी ने साबित कर दिया कि ये इंतखाबात भी जाली और सिर्फ एक ढोंग थे। मकबूजा वादी के फ्रॉड इंतखाबात से कबल मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों के हल्काजात की भी ऐसी तकसीम की कि कोई मुसलमान रुकने असम्बली न बन जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नाम नेहाद असम्बली इंतखाबात की मजम्मत करते हुए इसे एक मजाक करार दिया है। सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने एक इंटरव्यू में कहा कि हज़ारों नौजवान जेलों में पड़े हैं, क़यादत सलाखों के पीछे है, हमारी ज़मीनें और वसाइल बाहर के लोगों के हवाले किए जा रहे हैं, मुकामी प्रेस और आज़ादी इजहार पर मुकम्मल पाबंदी है। ऐसे जालिमाना इक़दामात के ज़रिए होने वाले इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी किस्म के इंतखाबात रायशुमारी का हरगिज़ मुतबादिल नहीं हैं। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, सर आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इन इंतखाबात से जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो ढोंग रचाया जा रहा है उससे बाइकआउट किया हुआ है, कश्मीरियों ने भी इसको मुस्तरद किया हुआ है। अगर ये इंतखाबात एक तरफा ही हैं तो फिर इसकी क्या ही अहमियत होगी? ये 10 साल बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं, यानी कि 5 साल 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ पहले गवर्नर राज था, वो ख़त्म किया गया, फिर पता नहीं क्या वहाँ राज था, लेकिन फसादियत, बर्बरियत, ये उसका राज रहा है। उसके दौरान कोई हुकूमत दरमियान में नहीं रही। अब 5 सालों के यानी कि 10 साल बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं, 5 साल वहाँ कोई हुकूमत नहीं रही, कोई असम्बली नहीं रही। ये ढूंढते रहे अपने हमायती जो भारतीय सरकार है, जो मोदी सरकार है, कि मकबूजा कश्मीर में हमें को हामी मिल जाए। लेकिन ये 5 साल गुजरने के बावजूद भी जब ये इंतखाबात हो रहे हैं तो इस वक्त 10 लाख भारतीय आर्मी का तो जिक्र किया आपने, इसके अलावा इंतखाबात के लिए जो मज़ीद आर्मी मंगवाई गई है, तो अब इस इंतखाबात की अहमियत क्या रह जाती है, जबकि जो कश्मीरियों की असल क़यादत है वो इस वक्त जेलों में बंद है। अगर आपने मुनसिफाना इंतखाबात करवाने हैं और लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का इख्तियार देना है, तो वो सारी जो जेलों में बंद क़यादत है उसको बाहर निकालें
اور پھر منصفانہ انتخابات کرائیں, پتہ چل جائے گا کشمیری کس کے ساتھ کھڑے. کشمیری تو روز اول سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو ڈھونگ انتخابات ہیں, مثلا ڈھونگ ہی چل رہا ہے 5 اگست 2019 کے بعد ابھی تک, اور اس سے قبل یہ ایک ڈھونگ کا سلسلہ جاری. اب بھی یہ ڈھونگی انتخابات ہیں, میں انہیں سمجھتا ہوں. تو ان کا تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں, جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ انہوں نے کیا کیا رکھا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کشمیریوں سے پہلے رائے شماری کروائیں. کس بات کی رائے شماری کروائیں؟ کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. انتخابات تو وہ ہوں گے جو عالمی مبصرین وہاں آئے, جو یونائٹڈ نیشن وہاں موجود ہو, اور پبلسٹی میں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کشمیری کس کے ساتھ کھڑے. جو حریت قیادت ہے آج جنہوں نے انتخابات کو ان کو بائیکاٹ کیا ہے, مسترد کیا ہے, اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا اصل مطالبہ یہ جو ڈھونگ انتخابات ہیں اس کی بجائے آپ رائے شماری کروائیں اس مسئلے پر. پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں. جو 77 سالوں سے ایک مسئلہ لٹکا ہوا ہے جسے کشمیری حق خودارادیت کہتے ہیں, پہلے وہ حق تو دیا جائے, لیکن وہ حق دینے کے لیے بھارت تیار نہیں ہے. بلکہ یہ جو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے دفعہ 370, وہ بھی ایک مخصوص ایک سٹیٹس دیا گیا تھا کشمیریوں کو, اب وہ بھی چھین لیا گیا ہے, سٹیٹس بھی چھین لیا گیا ہے. ابھی جو نیشنل کانفرنس ہے اور کانگریس نے یہ اعلان تو کر رکھا ہے کہ اگر ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کشمیریوں کو جو سٹیٹس ہے ایک خصوصی سٹیٹس واپس کر دیں گے. لیکن سوال وہیں کھڑا ہے جو 77 سال سے عالمی برادری کا بھی منہ چڑھا رہا ہے, اور جو بھارت اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھی کہتا ہے, اس سے یہ سوال کرتا ہے کیا آپ نے کشمیریوں کو حق خودارادیت دیا ہے؟ ابھی آپ نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ وہاں جو نان کشمیری ہیں ان کو بسایا جا رہا ہے تاکہ آبادی کا جو تناسب ہے وہ تبدیل کیا جائے. تو میں کہتا ہوں اس کے باوجود بھی بھارت اگر اس میں جرت ہے اخلاقی تو وہ کرائے رائے شماری. اس طرح کے ڈھونگ انتخابات سے نہ اس کے کشمیریوں کو کچھ حاصل ہونے والا ہے, نہ بھارت جو عالمی برادری ہے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے. ابھی جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے کل, اس میں جو سفارتکار مدعو کیے گئے ہیں پسند ناپسند کی بنیاد پر, عمر عبداللہ نے بڑا اچھا جملہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ گائیڈڈ سیاح ہیں جو آپ نے بلائے ہیں یہاں, انٹرنیشنل ڈپلومیٹس جو ہیں, انٹرنیشنل ڈپلومیٹ پسند ناپسند. اور عمر عبداللہ کے بقول میں عرض کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گائیڈڈ سیاح ہیں, یعنی کہ جن کو آپ کو خود لے گئے. اگر آپ کو دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ان انتخابات کی کیا کریڈیبلٹی ہے, تو پھر جو جتنے بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور جو دنیا کے مبصرین ہیں جو آپ کی پسند ناپسند سے ہٹ کر, ان کو بلائیے, بالکل ایسے ان کو دعوت دیجئے, تو معلوم ہو جائے گا کہ انتخابات شفاف ہوئے یا نہیں. اگر کہیں انتخابات ہوتے ہیں تو اس سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا آتا ہے, انٹرنیشنل آبزرورز آتے ہیں, وہ آبزرویشن کرتے ہیں, اس کی بنیاد پہ ایک رپورٹ بنتی ہے. بٹ یہاں بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے 16 لوگ آئے ہیں وہاں, 16 ممالک کے سفارتکار, وہ بھی جن کو ایک خاص علاقوں میں دکھایا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ انتخابات منصفانہ ہے. تو پھر بلائیں انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں ان کو بھی دعوت دیں آپ, تاکہ وہ دیکھیں یہ جو انتخابات آپ بندوق کی نوک پر کروا رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے. کیا لوگ چاہتے کیا ہیں؟ جب انٹرنیشنل میڈیا آئے وہاں, دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں, جو ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن کی جو تنظیم ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دورہ کرنے کی اجازت دی جائے. ان کو بھارت وہاں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ چھپایا جا رہا ہے تو سم تھنگ از رانگ, یہ اور پھر اس کو ٹھیک نہیں ہے. چھپانے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی, ایون انٹرنیشنل ڈپلومیٹس بھی اپنی مرضی سے چن کے لائے جا رہے ہیں تاکہ وہ وہی رپورٹ کریں جو یہ رپورٹ کرانا چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں. ٹھیک. سید گلشن صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. سر, حریت کانفرنس کی ساری قیادت اس وقت جیلوں میں, اور وہ بائیکاٹ بھی کر چکی ہے الیکشن سے. وہاں پہ ان کے سکولز بند ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول اور کالجز نہیں جا سکتے, ان کے اساتذہ جو ہیں وہ جاب سے محروم کر دیے گئے ہیں. ایسے ٹائم پہ الیکشن کروانا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں تھا. 370 اور 35A کو جب 2019 میں ختم کر دیا گیا تو پھر کشمیری یہ کیس انڈیا کے سپریم کورٹ میں لے گئی, اور اس سپریم کورٹ میں اس بھارتی جنتا پارٹی کے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور مجبوراً انہیں حکم دینا پڑا کہ آپ ستمبر تک مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشن کروائیں. تو وہی وجہ بنی کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ 13واں الیکشن ہندوستان کروا رہا ہے. اب اس الیکشن کی اہمیت کیا ہے, یا اس الیکشن کے بعد جو اسمبلی بنے گی اس کی اہمیت کیا ہوگی, یا وہ جو حکومت قائم ہوگی اس کی کیا اہمیت ہوگی, میرے خیال میں
اس کی نہ کوئی اس اسمبلی کی اہمیت ہوگی اور نہ ہی اس حکومت کی کوئی اہمیت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کروائے، تو انہوں نے سب سے پہلے مودی حکومت نے قانون سازی کی، اور اس میں انہوں نے تمام تر اختیارات جو وزیر اعلیٰ کے پاس یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں، ان اختیارات کو لیفٹنٹ گورنر کو تفویض کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو بھی حکومت آئے گی، لولی لونگڑی جو بھی حکومت بنے گی، وہ محتاج ہوگی گورنر کی، اس کے علاوہ کوئی کام وہاں نہیں کر سکتے۔ اب جو یہ الیکشنوں کا ڈرامہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہندوستان رچا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی عوام یہ ڈرامے 1951 سے دیکھ رہی ہے۔ 1951 کے بعد جب 1957 میں الیکشن ہوئے، اور اس دوران 1954 میں نیشنل کانفرنس جب الیکشن ہوا تو ایک قرارداد اب یونائٹڈ نیشنز میں لے گئے، اور اسی کو اس الیکشن کو توثیق کے لیے بھیج دیا گیا کہ کشمیریوں نے الحاق کر دیا ہندوستان کے ساتھ، لیکن 1957 میں اس قرارداد کو رد کر دیا اقوام متحدہ نے، کیونکہ نیشنل کانفرنس مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پارٹی ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پوری صوبائی لیول پہ عوام کی حیثیت ہو سکتی ہے۔ ایک پارٹی کی حیثیت پہ ہم اس کی توثیق نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 1967 میں الیکشن ہوئے، 72 میں الیکشن ہوئے، لیکن جب 1977 میں الیکشن ہوئے تو 1977 کے الیکشن میں اس وقت کے جو گورنر تھے، چونکہ گورنر مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے ایل کے جانسے، اور اس وقت وزیر اعظم ہندوستان جو تھا ان کا نام مورارجی دیسائی تھا۔ انہوں نے کشمیر کی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد گورنر صاحب نے تقریر فرمائی، اور اس میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو 1977 کے الیکشن ہوئے ہیں، اور یہ 1977 کے الیکشن صاف و شفاف ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں کہی گئی۔ وہاں ہی چونکہ کشمیریوں کے اندر آزادی کی تڑپ اور ہندوستان سے نجات چاہ رہے تھے، تو سوپور سے منتخب رکن سید علی شاہ گیلانی نے تقریر کی، اور انہوں نے کہا اگر ایل کے جانسے گورنر جموں کشمیر اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر 1977 کے الیکشن صاف و شفاف ہوئے ہیں، تو 1951 سے 1972 تک جو الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشنوں کے درمیان جو قانون سازی ہوئی ہے، اس قانون سازی کی کیا حیثیت ہوگی؟ دوسرا کہ 1954 میں جو قرارداد امریکہ اقوام متحدہ میں لے جائی گئی، اس قرارداد کی کیا اہمیت ہوگی؟ یعنی کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آواز موجود تھی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اندر، لیکن مجبور و محکوم ہونے کی وجہ سے وہ خاموش تھے۔ پھر 1987 میں جب الیکشن مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوئے، 1987 کے الیکشنوں کے بعد تحریک شروع ہوئی مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اگر الیکشن ہی ان قراردادوں کا حل ہوتا جو اقوام متحدہ میں ہیں، جو اقوام متحدہ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو حق دیا ہے رائے شماری کا، اگر الیکشن ہی حل ہوتا، پھر 1997 عسکریت جدوجہد کے بعد 2002 میں بھی ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کرائے، اس کے بعد 2008 میں بھی ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشن کرائے، اور 2008 میں جب یہ شرائن بورڈ کا مسئلہ بنا، جو یاتری جو آتے ہیں ان کا مسئلہ بنا، تو اس وقت انہوں نے 60% پولنگ دکھا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس الیکشن کو بھیجنے کی کوشش کی، لیکن کشمیری عوام پھر بھی وہ آزادی کا نعرہ جو ہے، ہندوستان سے نجات کا نعرہ جو، اس پہ قائم رہے۔ 2014 میں الیکشن ہوئے، 2014 کے بعد اب جو الیکشن اب ہو رہے ہیں، ان الیکشنوں کی حیثیت وہی ہے جو سابقہ الیکشنوں کی تھی، کیونکہ پچھلے الیکشنوں کے بعد مقبوضہ کشمیر کی حریت قیادت یا مقبوضہ کشمیر کی عوام اس اپنے حق خود ارادیت سے دستبردار ہوئی ہے، اور نہ اب مقبوضہ کشمیر کی عوام ان الیکشنوں کے بعد دستبردار ہوگی۔ پوائنٹ آگے آپ کا سر کہ چاہے انہوں نے ان انتخابات کو ایک ہتھیار بنا کے ہی استعمال کیا ہے۔ میں فرزانہ یعقوب صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گی۔ میڈم آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے جیسے کہ 2019 کے بعد بہت ساری تبدیلیاں کی ہے صرف اسی لیے کہ انتخابات کی پلاننگ ہو رہی تھی، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ الیکشنز اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا ہے کہ یہاں پر الیکشنز ہونا ضروری ہے، کوئی چوائس نہیں ہے کہ جی الیکشنز نہ بھی کیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور ان کی پھر یہ اب اہم ضرورت ہے اس وقت کی کہ انہوں نے لازماً یہ الیکشنز کروانے ہیں، تو یہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔
वैली जहाँ पर के मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर 47 सीट्स हैं, जम्मू में 43 सीट्स हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो 58 to 60% मुसलमान हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और जो इंडियंस हैं वो हिंदू जो हैं स्पेसिफिकली वो अराउंड 30% उनकी पॉपुलेशन बनती है। तो 30% को ओवरवेलमिंग अराउंड 40%, मैं ये राउंड कर रही हूँ, 40% रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, और जो इससे ज़्यादा है 60% उसको निस्बतन कम रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। आबादी भी कश्मीर वैली में ज़्यादा है, उसको प्रोपोर्शनली जो एडिशन हुई है सीट्स की ना होने के बराबर है, जबकि जम्मू जहाँ पर के हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है उनको सीट्स ज़्यादा दी गई हैं। इस सब के बावजूद आप ये देखिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, किसी भी एक पार्टी ने पूरी 90 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए हुए। मैक्सिमम इज 50 to 55 जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किए हों, इससे ज़्यादा नहीं। तो सिनारियो कुछ यूँ है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी ये महसूस नहीं करती कि उसके पास इतने रिप्रेजेंटेटिव हैं कि जो 90 सीट्स पर वो खड़े कर सके। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान ने इन इलेक्शंस के लिए एडिशनल फोर्सेस मंगवाई हैं, चाहे जो भी वो कह रहा है कि जी हालात बिल्कुल ठीक है, उनको फिर भी एडिशनल फोर्सेस मंगवानी पड़ी स्पेसिफिकली फॉर दीज इलेक्शंस। सारी दुनिया जानती है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हेविली मिलिटराइज्ड है, वहाँ पर हर 10 कश्मीरियों पर एक फौजी है, और तब भी जब इलेक्शन करना है तो एडिशनल उनको और फोर्सेस की ज़रूरत है। इस सब के बीच में वो कुछ एम्बेसडर्स को ला रहे हैं। एम्बेसडर्स जो हैं वो जैसे कि कहा गया उमर अब्दुल्ला साहब की ज़बान में कि वो कोई सिलेक्टेड टूरिस्ट तो हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स नहीं। ठीक है जी, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको बुलाया जाए, बिल्कुल जर्नलिस्ट्स को दिखाया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे कर नहीं सकता ना। वो तो यूएन मोगिब को नहीं आने देता, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को नहीं आने देता, तो जो भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आने नहीं देता। और फिर साथ में ये है कि जी इस असेंबली की कोई वक़्त और हैसियत होगी नहीं, उन्होंने जो भी करना है उनको इजाज़त इस लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेनी होगी। ठीक, तो मैं एक तो आपके पास हंग पार्लियामेंट आना है जिसके पास वैसे भी कोई ताकत नहीं है, और फैसला एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, हर अहम मीटिंग में उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये तो वैसे भी एक मजाक है, इन टेक्निकलिटीज को डिस्कस करना और इनको उजागर करना, यही एक काउंटर नैरेटिव हो सकता है इन हिंदुस्तान के इस ढोंग इन शैम इलेक्शंस का। मिस फरजाना, आपका पॉइंट आ गया है। ज़ुबैर हसैन साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मिस फरजाना ने बताया कि ये एक ढोंग इंतखाबात हैं जो कि मज़ीद मिलिट्रीज़ के लिए बुलाई गई है और बंदूक की नोक पे जो है वहाँ लोगों से वोट कास्ट किया जा रहा है, जबकि मोदी ने कुछ दिन पहले ही एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि जी सब अच्छा है। तो एक तरफ वो सब अच्छा है कि ढोंग रचा रहे हैं, दूसरी तरफ ही वो बंदूक की नोक पे जो है लोगों से वोट कास्ट करा रहे हैं। ऐसे में आलमी मीडिया इस पे खामोश क्यों है? देखिए, मोदी के अगर बयान की बात करें आप, तो मोदी का ये बयान आना कि सब अच्छा है, उसकी वजह ये है कि खित्ते में जो है वो भारत की जो अपनी सियासत थी बैनुल अक़वामी, वो बुरी तरीके से नाकाम हुई है। भारत को अब चूंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना था, तो उन्होंने ये अलामती और ढोंगी इंतखाबात का जो है वो एक आलाकार के तौर पे उसको इस्तेमाल करने लगा कि देखें कि अब हम जो है वो कश्मीर की पुरानी हैसियत को भी बहाल करने जाएंगे और उसके साथ ये नया कश्मीर। तो अगर नरेंद्र मोदी के आप इस बयान की बात करें कि हम जो है वो कश्मीर की जो है वो अपनी हैसियत जो है उसको बहाल करेंगे दोबारा, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नया कश्मीर, तो ये दोनों ही आपस में तजाद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो ना ही रियासत के तौर पे उसको तस्लीम करते हैं और ना ही कोई नया कश्मीर बनने जाएगा। फिर दूसरी जानिब आप ये भी इसको जो है, मैं नरेंद्र मोदी का जो बयान है उसको मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू का जो बयान था हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने के बाद या लबनान पे हमला करने के बाद, उन्होंने एक पैगाम जारी किया और अवाम से मुखातिब होकर कहा लबनान की कि हम ये हमला जो है वो हिजबुल्लाह पे कर रहे हैं, आप पे नहीं। तो ये जो हमला मोदी इलेक्शन की सूरत में जो कर रहा है वो कश्मीरी अवाम पे बराह रास्त हमला है, क्योंकि देखें
इलेक्शन जो हो रहे हैं वो रियासत की सूरत में नहीं हो रहे, वो इलेक्शन जो अब हो रहे हैं वो हो रहे हैं मरकज में 2 इलाकों की सूरत में, यानी कि जो इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं वो मरकज के अंदर 2 इलाके बन जाएंगे, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। तो इन 2 इलाकों में इंतखाबात कराए जा रहे हैं। आलमी मीडिया को ये पोर्ट्रेट किया जा रहा है, चाहे आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, चाहे जो है वो मकामी दूसरे जो भारत के अखबार आते हैं उनमें देखें, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें अवाम को बहुत सारे मसाइल जो इनके थे, जैसे कि भारतीय बर्बरियत थी, उसकी अगर बात करें उसको यूं छुपाया जा रहा है कि हमें जो वजीर आला की मुद्दत थी उसको हम कम करके 6 साल से 5 साल की तरफ लेके आएंगे। फिर दूसरी जानिब जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमने, क्योंकि कानून साजी जो कश्मीर में थी वो काफी मुश्किल थी, तो कानून साजी के लिए पहले एक कानून साज असेंबली होती थी और एक कानून साज काउंसिल होती थी, लेकिन अब चूंकि जो नए तरीकेकार से इंतखाबात हो रहे हैं और नई असेंबली बनेगी, उसमें कानूनी तौर पर कानूनी काउंसिल जो कानून साजी के लिए इस्तेमाल की जाती थी उसका खात्मा होने जा रहा है और कानून साज असेंबली पे ही जो है वो इत्तेफाक करके जो है कानून साजियां की जाएंगी। मतलब ये आप कह सकते हैं कि बर्बरियत जो है वो कानूनी तौर पर अवाम पर मुसल्लत की जाने वाली है। फिर अगर आप बात करें सीटों की, तो सीटें जो 87 सीटें होती थी जब रियासत में इलेक्शन होते थे, अब उन सीटों की तादाद 90 हो चुकी है। अब उन 90 सीटों में भी ऐसा है कि लद्दाख में तो इंतखाबात हो ही नहीं रहे। लद्दाख में इंतखाबात ना होने की वजह यही है कि वहां पर जो है कानून साज इदारे मौजूद नहीं हैं। दूसरी जानिब 9 ऐसी सीटें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कबायली जो इलाके हैं उनके लिए मुख्तस की गई हैं। तो ये जिस तरीके से इन्होंने इंतखाबात को पोर्ट्रेट किया है, तो इंटरनेशनल मीडिया की आंखों में धूल जो की गई है कि देखें कि हम 5 मुख्तलिफ तब्दीलियां जो ऐसी हैं जिनको खत्म करके कश्मीर के अंदर अमन ला रहे हैं। 5 तब्दीलियों के अंदर सबसे पहले तो रियासत का खात्मा करके मरकजी तौर पे इलेक्शन करवा रहे हैं, फिर उसके बाद कानून साज असेंबली और कानूनी काउंसिल उसका खात्मा करके कानून साज असेंबली को जो है वो आगे लेके आया जा रहा है। वजीर आला की जो है वो मुद्दत कम करके 6 साल से उसको 5 साल किया जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पे इन्होंने पोर्ट्रेट की हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अपनी आंखें बंद किया हुआ है और कश्मीर और मोदी का जो कश्मीर के हवाले से जो मौकफ है उसको वो पॉजिटिव जेस्चर में पेश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो बीजेपी जो है वो कश्मीर की रियासती सूरत हाल को दोबारा बहाल करेगी, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। इस वक्त हमें एडवोकेट अतीक रसूल साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त जो है जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके नतीजे में जो बनने वाली असम्बली होगी उसमें ये कहा जा रहा है कि जी वो आर्टिकल 370 जो है वो दोबारा लेकर आ सकती हैं, लेकिन पार्लियामान जो इंडियन पार्लियामेंट है उनकी तरफ से जो आर्टिकल्स ख़त्म हुए हैं उसको ये असम्बली जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा दोबारा कैसे राइज कर सकती है? देखें, एक तो पहले हम ये बात करें कि इन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी क्या है, क्या इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये भी एक अभी जो बात सामने आ रही है ये अभी कबल अज वक्त है कुछ भी कहना। ये उस सारी सप्रेशन के जरिए और जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है हमारे कश्मीरीज की उनके अगेंस्ट आ रही है, ये उनका जो फंडामेंटल डिमांड है उसके अगेंस्ट है। ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रोसेस जो है वो इन्होंने किया है। अब एक नई चीज जो है वो कश्मीरियों को शायद उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और उनको एक जो है वो जो उनकी डिमांड्स हैं उनकी तरफ रागिब करने के लिए ये बात की जा रही है। आप देखें कि इसकी जो ताकत है, जाहिर है उन्होंने पहले ही जो उसकी एब्रोगेशन की आर्टिकल 370 की और 35A की और उसके बाद के जो उनके प्रोसेस थे, तमाम जो लीगल जो मामलात थे, जो उनके मराहिल थे, वो तय करके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो है वो वहां तक ले गई। तो अब आपका क्या ख्याल है कि जी इनको इतनी आसानी से ये सब कुछ करने देंगे? और जो डेमोग्राफिक चेंजेस ये कर रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक के इतना सब कुछ ये कर रहे हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि इतनी आसानी से ये सब कुछ इनको करने देंगे कि ये जो आएंगे और इनको जो है वो मौका दे दिया जाएगा? और क्या सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये वाकई ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होंगे कश्मीरीज के और फिर उनसे हम जो है वो ये तवक्कुआत बांध लें इस तरह की कि वो ये सब कुछ करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद जो है वो इस तरह बात जाए और इनके पास इतनी ताकत उन्हें रखी हो कि ये सब कुछ कर सकें। जी
सर यहाँ पे ये भी दूसरा सवाल आता है कि जी कितना लेजिटिमेट इलेक्शन है और कितनी इसकी वैलिडिटी कितनी हो सकती है। वहाँ पे कोई भी मीडिया पर्सन इस चीज़ को कोट ही नहीं कर सकता, सिर्फ इंडियन मीडिया ही है जो एक ऐसी लोकेशंस पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कि गिनी चुनी अपनी पसंदीदा है, और जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आ रहे हैं वो भी अपने पसंदीदा लोगों को लेकर आ रहे हैं। इस वक्त जो इंडियन मीडिया बेसिकली रिपोर्टिंग कर रहा है और जो नताइज वो दे रहा है उसकी कितनी अहमियत हो सकती है दुनिया के सामने? देखिए, इस इलेक्शन की अगर लेजिटिमेसी आपने देखनी है तो पहले ये देखना है कि ये इलेक्शन जो है वो मिलिट्री ऑक्यूपेशन के नीचे, मिलिट्री फोर्सेस के नीचे हो रहा है। और इसी तरह जो कश्मीरी पीपल हैं, कश्मीरी लोग हैं, उनको जो है वो आज़ादी से आज़ादी राय का इजहार करने का मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा। जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की और जो लोकल कश्मीरी लीडर्स हैं उनकी जो है वो किस कदर है। फिर उनका जो डिमांड है वो तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेसिकली उनकी डिमांड है, तो उनकी जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक नहीं है। आपकी फौज जो है वो आपने उसके ऊपर इतनी लगा रखी है। आपका मीडिया जो है जो आप चाह रहे हैं उसको, उस न्यूज को फिल्टर करके जो है वो आगे पहुंचा रहा है, और जिस तरह लोग अपनी रफ्तार करना चाहते हैं वो आप उनको करने नहीं दे रहे। फिर इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनकी वायलेशन वहां पर होती नजर आ रही है। जो ट्रू डेमोक्रेटिक लीगल प्रोसेस है इलेक्शन का वो वहां पर नहीं हो पा रहा, और जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए आप इलेक्शन करवाते हैं और उसको आप ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, उसको फ्री बनाते हैं, उसको फेयर बनाते हैं, और उसमें आज़ादी राय का पूरा जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक राइट है वो देते हैं, तो आपको किसी एक, जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया, इस एक पॉइंट पर भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर शफाफियत है, यहाँ पर लोगों को मौका दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ एक जो है वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक इन्होंने जो है वो प्रोसेस किया है, जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और ना इसको कोई जो है वो एक्सेप्ट करता है। दुनिया में भी आपको देखे ना, जो वॉच डॉग्स हैं वो इंटरनेशनली भी इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट इस तरह से जो है वो नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एमओ की जन्नत में रहने वाली बात है कि ये सोच रहे हैं, फिर बायकॉट्स भी कर रहे हैं। लोकल लोग जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनकी जो अपनी जो डिमांड है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं और वो उसी पर ही रहेंगे। ये इस चीज को एक्सेप्ट करने को लोग तैयार नहीं है, लोकल कश्मीरी। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि इन इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं होगी क्योंकि मीडिया रिपोर्टिंग अगर नहीं होगी और सिर्फ इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा होगा तो वो एक तरफा ही चीज़ सामने आएगी। लेकिन मुझे बताएं, इंतखाबात में मीडिया रिपोर्टिंग की कितनी अहमियत होती है? क्योंकि अगर आप एक वैलिडिटी सामने दिखा नहीं सकते हैं, फ्री एंड ट्रांसपेरेंसी अगर आप दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर उस चीज़ की अहमियत कितनी हो सकती है? ये देखिए कि जब आपने कोई डाका डालना होता है इंतखाबात पर या नताइज चोरी करने होते हैं, तो उसके लिए क्या है कि वहाँ किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को वहाँ तक रसाई नहीं होती, ना कोई मुबसर वहाँ जा सकता है, क्योंकि आपके इरादे ये हैं कि हमने इन इंतखाबात को चोरी करना है। तो जब वहाँ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होंगे नहीं, ना मुबसरीन होंगे, तो फिर उस इंतखाबात की अहमियत क्या होगी? उन इंतखाबात की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अभी बात कर रहे थे अतीक रसूल साहब, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही हैं कि जब भी वोटिंग हो वो टेलीविज़न पर पूरी दुनिया में जो जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो विज़िट करते हैं, वो जाते हैं। अगर वो नहीं है वहाँ मौजूद तो इसका मतलब है समथिंग इज़ रॉन्ग, वहाँ कुछ ना कुछ आपने गलत इरादे बांध रखे हैं। दूसरी बात जो मैडम फरजाना याकूब साहबा ने की है, एक तरफ तो ये कोई शक नहीं कि ये ढोंग इंतखाबात हैं, उन्होंने इस तरह तवज्जो दिलाई कि अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ये डेडलाइन ना देती भारतीय हुकूमत को कि वहाँ आप 10 साल से इंतखाबात आपने नहीं कराए, तो वहाँ इंतखाबात होने ही नहीं थे। अब बामरे मजबूरी उनको इंतखाबात कराना पड़ गए हैं, क्योंकि पिछले जो 5 साल हैं, 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी 2024 तक, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ क्या था, किसका राज था, वहाँ कौन सी असम्बली वहाँ हुकूमत कर रही थी, कौन से मुंतखब नुमाइंदे थे, क्या था? वहाँ भारतीय फ़ौज वहाँ काबज़ थी और जो उनका मन मर्जी होती थी, इंतज़ामिया उनके ज़ेरे असर थी, और वो इसको धक्का दे के जिसको चाहते थे घरों से उठा लिए जाते थे लोग, जिसको चाहते हैं जेलों में बंद कर देते हैं। मकबूजा कश्मीर तो इस वक्त एक बंद जेल की कैफियत में है। वहाँ इंतखाबात कौन से, जितनी लीडरशिप है आप सब तमाम घरानों में जाके देख लें, ऐसा कोई घराना नहीं है जिसका कोई फ़र्द जेल में नहीं है। और आपने वहाँ यहाँ तक किया है कि जो कश्मीरी हैं उनको उठा के भारत की दूसरी जेलों में आपने उनको तिहाड़ जेल में बंद किया और दूसरी जेलों में लेकर चले गए हैं। तो ऐसे इंतखाबात की देखें, जो मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको यासीन मलिक, उनको
शबीर शाह और आसिया इंदराबी, वो सारे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, मसरत आलम भट्ट, तो ये सारे लोग तो जेलों में डाल रखे हैं आपने। तो फिर ये इंतखाबात किस लिए हो रहे हैं? ये इसको ढोंग ना कहें तो और इन इंतखाबात को कहें क्या हम? मसला सिर्फ ये है कि आप दुनिया से, हमारा मुतालबा ये है कि आलमी जो बरादरी है, एक तरफ तो मशरिक़ वस्ता में जंग लगी हुई है, एक वो आलमी बदमाश है, उसने वहाँ तहस नहस आए रोज़, पहले गज़ा में उसने खून रेज़ी शुरू की, फिर इसके बाद अभी लुबनान में खून रेज़ी जारी है। एक तरफ दुनिया के एक कोने पर वो रियासती बर्बरियत और दहशत गर्दी का मुजाहरा कर रहा है, दूसरी जानब भारत है जो कश्मीरियों पे 77 सालों से जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहा है और ऐसे कवानीन बनाए हैं टाडा जैसे, जो बिल्कुल जिसको दुनिया की इंसानियत जिस पे शर्मा जाती है। कि भारत जो दुनिया की उभरती हुई मईशत है और माशी मफादात हैं उनके साथ लोग उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन आलमी बरादरी ये जो कश्मीरियों की जदोजहद है, इसको आप क्या समझते हैं कि ये आलमी बरादरी की मदद के साथ मशरूत है? हम तो ये कहते हैं कि वहाँ मगरब में जब ये बात करते हैं कि वहाँ कुत्ते और बिल्ली के हकूक़ हैं, क्या यहाँ जो लोग बसते हैं इंसान हैं, इनका खून भी सुर्ख रंग का है, क्या इनके कोई हकूक़ नहीं है? हम तो ये तवज्जो दिलाते हैं उनकी। लेकिन अगर आलमी बरादरी साथ ना भी दे तो क्या कश्मीरी अपनी जदोजहद छोड़ देंगे? कश्मीरी तो अपनी जदोजहद अपने बलबोते पर, अपने जवान बेटों के ज़रिए वो कर रहे हैं। कौन सा ऐसा घराना है कश्मीर में जिसके घर में जो शहीद नहीं हुआ है, जिसने अपने लहू का नजराना पेश नहीं किया इस आज़ादी की तहरीक के लिए? वो तो डटे हुए हैं कश्मीरी, वो तो तस्लीम नहीं करते। लेकिन सवाल खड़ा होता है जब मगरब हमें कहता है कि हम हमारे ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, पाकिस्तान में कहीं कोई किसी खतून से कोई ज़्यादती हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए, अगर यहाँ कुछ जानवरों पर कोई जुल्म हो जाए, तो मेरा सवाल ये है आलमी मुनसिफ़ों से, क्या मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन और जो लुबनान में बसने वाले मुसलमान हैं, इनके कोई हकूक़ नहीं है? ये आपको, ये फिर ऐसे हम क्या करें? दोहरा मेयार कहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आलमी बरादरी का दोहरा मेयार है कि एक तरफ आप जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं, यहाँ जो जीते जागते इंसान हैं, आपने यासीन मलिक को वहाँ किसी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। बल्कि हत्ता कि जब आप किसी को शहीद कर देते हैं, फांसी दे देते हैं, तो उसकी दो मिसालें मौजूद हैं, मकबूल भट्ट शहीद हैं, अफजल गोरू शहीद हैं। अब उनका जब उनको आपने फांसी के तख्तादार पे लटका दिया और उन्होंने बड़ी खुशी से वो तख्तादार फांसी का जो फंदा है चूमा उन्होंने, वो कश्मीरियों का फ़ख्र है, फ़ख्र रहेंगे। लेकिन आप उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, जो वरसा का बुनियादी हक है कि वो अपने जो शहीद हैं उनके जस्द हाकी अपनी मर्ज़ी के साथ दफन कर सकें, आप वो हक देने के लिए भी तैयार नहीं। अब जब भारत की इतनी बड़ी सरकार, 1 अरब से ज़्यादा की तादाद में उनकी आबादी है, बहुत बड़ा मुल्क है अस्करी, लेकिन खौफजदा किससे होता है? वो मकबूल भट्ट की मैयत से आज भी खौफजदा है। वो अमानतन दफन हुए हैं मकबूल भट्ट शहीद और अफजल गोरू, वो मैयतें हमें वापस की जाएं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी ये इनको दफनाने के लिए मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में किसी जगह इनको दफनाया जाएगा तो अवाम का जो हजूम है, लाखों लोग हैं, उनके दीदार के लिए उमड़ आएंगे। तो ये खौफजदा है। इन्होंने तो सैयद अली गिलानी जो इस हुर्रियत कारवां के सलार थे, उनका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। जब यहाँ हालत ये हो कि आप किसी का जनाजा ना पढ़ने दें, जो उमर फारूक हैं, वो जब किसी का वो नमाज ईद नहीं पढ़ सकते, नमाज ईद पढ़ने, नमाज जुमा पढ़ाने नहीं जा सकते, मीरवाइज उमर फारूक की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जब इतने नज़रबंद हो सारी क़यादत, तो फिर इन इंतखाबात को ढोंग ना कहें तो क्या कहें? ये तो फिर एक बंद जेल में आप इंतखाबात करा रहे हैं संगीनों के नोक तले। तो फिर इन इंतखाबात को ना पाकिस्तानी मानते हैं, ना कश्मीरी मानते हैं, और ना आलमी बरादरी के जो मुनसिफ लोग हैं वो भी इसको तस्लीम कैसे करेंगे? इनको तस्लीम, ये तो भारत अपने दिल को तिफल तसल्ली देने के लिए इकदाम कर रहा है। गुलशन साहब, ये बताइएगा, बीजेपी पार्टी को कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे थे और वो इस बात का ढोंग रचा रहे हैं कि जी हमारी ही अक्सरियत है, तो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ हुर्रियत रहनुमाओं के हौसले पस्त करने के लिए किए जा रहे हैं? जितने अभी तक जेलों में कैद हैं, उनकी हमारी माएँ बहनें वहाँ पे कैद हैं और उन पे कोई मुकदमे पे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर सुनवाई नहीं हो रही। क्या वो इस चीज़ से खौफजदा हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो वो अपनी जदोजहदी आज़ादी की जो तहरीक है वो मज़ीद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसको मज़ीद बढ़ाएंगे? इस चीज़ से खौफजदा हो के वो जल्द से जल्द ही असम्बली बनाना चाहते हैं, क्या ऐसा है? यकीनन ऐसा ही है। मैं पहले फरजाना याकूब साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान को इस चीज़ का इल्म है
کہ میں مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم و جبر کرنے کے باوجود کشمیری قوم کو اپنے حق میں نہیں کر سکا. یہی وجہ ہے کہ اس نے صوبہ جموں کشمیر کو 2 ٹیریٹریوں میں تقسیم کیا. لداخ ٹیریٹری کو الگ کر دیا گیا اور پھر صرف جموں اور کشمیر میں 10 لاکھ فوج کے زیر سایہ 3 مرحلوں میں الیکشن کروائے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، صوبہ بھی نہیں ہے، صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے الیکشن کروائے جاتے، لیکن ایک صوبے کو 3 مرحلہ وار تاریخوں میں الیکشن کروانا ہندوستان کی مجبوری بن گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام دلی طور پہ ہندوستان کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتی. امرناتھ یاترا کے لیے جو ٹرپس مقبوضہ کشمیر کے اندر اتاری گئی تھی، اس کے بعد امرناتھ یاترا ختم ہوئی، اس فوج کو واپس نہیں بلایا گیا. ایکشنوں کے لیے مزید ٹرپس منگوائی گئی، وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہیں. خوف یہی ہے کہ ہم نے حریت قیادت کو مقبوضہ کشمیر سے اٹھا کر ہندوستان کی دور دراز جیلوں میں تو ڈال دیا ہے، لیکن ان کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام یا مقبوضہ کشمیر کی حریت قائدین کے جو جذبات ہیں وہ ختم نہیں کر سکے. اب پریزنٹ سچویشن جو مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشنوں کے بعد حریت کانفرنس کو ایک سائیڈ لائن پہ کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے اس نے ایک گائیڈڈ گروپ کل مقبوضہ کشمیر لایا. مقبوضہ کشمیر کی عوام کی حریت کانفرنس کی خواہش ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ٹرپس کو مقبوضہ کشمیر کے اندر لایا جائے. مقبوضہ کشمیر حریت کانفرنس بار بار یہ کہتی ہے کہ ان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر آزادانہ طور پہ گھومنے دیا جائے، ان کو آزادانہ طور پہ ان لوگوں سے ملایا جائے جن کے سروں سے چھت چھینی گئی، ان کو ان لوگوں سے ملنے کی اجازت دی جائے جن کی املاک کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کو ان لوگوں سے ملنے دیا جائے جن کے بچے بغیر کسی جرم کے ہندوستان کے دور دراز قیدوں میں مقید ہیں، ان کو ان خواتین سے ملنے دیا جائے جن کی ہندوستان فوجی کے ہاتھوں آبرویزی کی گئی، ان کو ان بچوں، ان بزرگوں، ان بچیوں سے ملنے دیا جائے جن کو بغیر کسی گناہ کے پیلٹ گنوں سے جن کی آنکھیں چھین لی گئیں. لیکن ایسا ہندوستان کبھی کرے گا نہیں. ہندوستان نے جو کل یہ گروپ مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی مرضی کا بلایا ہے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ دیکھنا ہے اسی کو بیان کرنا ہے، کیونکہ عسکری حصار میں اس ڈیلیگیشن کو لایا گیا اور عسکری حصار میں یہ ڈیلیگیشن آج واپس چلا جائے گا اور ہندوستان کی جو مرضی کے مطابق ان کو بطور ہتھیار استعمال تحریک کے خلاف کر سکتا ہے. پوائنٹ آگیا سر آپ کا. آگے بڑھنا چاہوں گی. فرزانہ میم آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، کیا یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں حق خود ارادیت کے نعم البدل ہو سکتا ہے وہاں کے عوام کے لیے؟ نہیں جی، جتنے بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، جموں کشمیر، کہیں پر بھی اسٹیٹ اینڈ کشمیر میں جتنی بھی ٹیریٹری ہے، اس میں جب کبھی بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پلیبسائٹ کو ریپلیس نہیں کر سکتے. ہندوستان نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 50s میں جب الیکشنز کروائے تھے تو انہوں نے ایک کوشش کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں لے جائیں وہاں کی جو کٹ پتلی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کا ایک ڈھونگ بنایا گیا اور ساتھ میں ان کے تھرو جو ہے ریزولوشن پاس کی گئی کہ جی انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا ہے. تو ان کی یہ اپیل تھی وہ ریجیکٹ کی تھی یونائٹڈ نیشنز نے. تو کسی بھی قسم کے آر ناٹ این ایکویولنٹ. پلیبسائٹ مختلف ہے اور وہ الگ سے ہوگا. جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ لوکل ڈیولپمنٹ باقی سارے کاموں کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ریپریزنٹیٹیو نہیں مانے جائیں گے کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، کسی بھی انٹرنیشنل جگہ پر، کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ کشمیریوں کی امنگوں کو جو ان کی خواہش ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. پوائنٹ آگے آپ کا بھی. زبیر حسین صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گی. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جتنے افواج اس وقت ہیں قابض ہیں، وہ چاہے جتنی بھی زبردستی لوگوں سے ووٹ ڈلوانا چاہے، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہو سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو بننے والی اسمبلی ہے
اس کے پاس جو اختیارات ہوں گے نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر میں اس کو اس تناظر میں لوں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو جس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے، اس میں اخبارات کی جو اس وقت ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر یہ چھپتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کشمیر کی عوام کے لیے اپنے حقوق کے لیے اعلیٰ کار ہے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ایک پتھر کی مانند ہے. تو جناب والی، یہ اعلیٰ کار جو آپ دنیا کو پیش کر رہے ہیں، جو اس دھاندلی میں پیش کیا جائے گا، اگر آپ اس میں ٹرن آؤٹ 40-60 کا بھی پیش کرتے ہیں، یا آپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی خاص میجورٹی نہیں لیکن اتنی تعداد میں ووٹ ضرور حاصل کیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو بنا سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی. کیونکہ دنیا کے اندر آج ہر طرف جو ہے آپ کو صحافت کا بول بالا ملے گا. آج عام آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے خود کو ایکسپریس کرتا ہے. تو ٹرن آؤٹ چاہیے کتنا بھی بتائیں، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بڑے بڑے اخبارات یا بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے جتنے بھی تجزیہ کار جب اس مدعے پہ بات کرنے بیٹھیں گے تو وہ اپنے الفاظ کو واپس لینے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ ووٹ ایک پتھر ایسا تھا جو کشمیری عوام کو جا کے لگا. یہ اعلیٰ کار اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایسا تھا کہ جس نے اپنے ہی عوام کو جو ہے وہ ایک ایسے اندھیرے میں دھکیل دیا کہ جہاں پر نہ ان کی آواز سنی جائے گی، نہ وہ اپنی حقوق کی آواز کو کہیں پر بلند کر سکیں گے. یوں تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں انتخابات کر کے عوام جو گھٹن محسوس کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی. گھٹن بالکل ختم نہیں ہوئی. آج اگر لوگ سڑکوں پر ہیں تو وہ پھر بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو آزاد حیثیت تھی، خود مختار حیثیت تھی، اس کو واپس کیا جائے. آج ان کا یہ نعرہ نہیں کہ ہمیں نیا کشمیر دیا جائے، آج ان کی فقط ایک ہی کوشش ہے کہ ہماری ریاستی جو حیثیت تھی اس کو بحال کیا جائے. نعرے تو لگائے جا رہے ہیں لیکن اس آزاد اسمبلی، اس جو نام نہاد آزاد اسمبلی کی جو حیثیت ہوگی، نہ تو وہ کشمیر میں ایکسیپٹیبل ہوگی، نہ ہی بین الاقوامی طور پہ اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا. کیونکہ ہماری ایک دوست نے ابھی کہا کہ ان ملکوں میں جہاں پر ہم آباد ہیں، غیر ملکی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جہاں پر جانوروں کے بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے اگر آواز بلند کی جائے تو اس کو سنا ضرور جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ٹرن اوور چاہیے کتنا بھی ثابت کریں، ان کی سرزنش عالمی میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بے نقاب ضرور ہوتی رہے گی. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.